नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों की। जी हां, करंट अफेयर के वो प्रश्न जो आपकी हर परीक्षा में आते हैं। जी हां दोस्तों, जो लोग एक एक घंटे लगाते हैं करंट अफेयर के लिए, आपको हम बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल पर आपको सिर्फ अधिकतम से अधिकतम 10 मिनट के अंदर आपको करंट अफेयर का रिविजन करवा दिया जाता है। अगर आप 1 घंटे बर्बाद कर रहे हो तो बेवजह आप कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर के लिए इतना समय देना ज़रूरी मुझे नहीं लगता, कम से कम। क्योंकि करंट अफेयर के लिए अगर आप इतना समय दे रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर एवं गाना लॉन्च किया गया, इस फिल्म का नाम बताइए। तो एआई आधारित, एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित फिल्म की बात करेंगे तो सबसे पहले उत्तर पे नज़र मारते हैं। जो उत्तर होगा वो तो होगा इराह फिल्म। ठीक है, इराह फिल्म होगी जो भारत की पहली है जो एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो एक्टिविटीज होंगे, एक्ट्रेस होंगे, तो वो सारे क्या होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यानी रोबोटिक टाइप के होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि एआई, जैसे कहते नहीं कि विज्ञान भविष्य के लिए, अब यूँ कहें कि मानव के लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। तो उसी तरह से देख सकते हैं, अगर एआई आधारित फिल्में सक्सेसफुल हो गई तो आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन वर्कर्स का क्या होगा। तो फिलहाल आने वाला फ्यूचर बताएगा, लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी खबर यही है कि एआई आधारित फिल्में भी अब लॉन्च की जाने लगी हैं, जहाँ पे एआई की हर तरफ नज़र दौड़ रही है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 69 जीआई टैग के साथ पहला स्थान किसे मिला है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो जो जीआई टैग होते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, ये होता क्या है, एक स्थान विशेष के लिए होते हैं, मतलब कि एक विशेष एरिया के लिए होते हैं। जैसे ठीक है, बहुत सारे होते हैं, जैसे लखनऊ का एक मलिहाबादी आम हो गया है। इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लखनऊ की चिकनकारी हो गई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो स्थानीय रूप से बहुत प्रसिद्ध होती है, उनको जीआई टैग संरक्षित किया जाता है ताकि इनको बढ़ावा मिल सके और ये संरक्षित रह सके। तो बात करते हैं, अगर 69 जीआई टैग के साथ पहला स्थान किस राज्य को मिला, तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश आ चुका है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है वो 69 जीआई टैग के साथ पहले पोजीशन पे आ चुका है। लेकिन बात करते हैं तो ये होता क्या है, ये करंट की बात चल रही है, ना कि ओवरऑल की बात कर रहे हैं। तो अगर करंट में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसको मिले हैं इस वर्ष, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और कितने इस समय उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग की संख्या है वो 69 है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ठीक है, तो भारत के अगर शतरंज के खिलाड़ियों की बात की जाए, जो शतरंज होता है उस खेल में, अगर करंट उत्तर की बात की जाए तो इसमें हो जाएगा अर्जुन एरिगैसो। ठीक है, अर्जुन एरिगैसो जी हैं जो वर्तमान में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए। लेकिन अगर शतरंज की थोड़ी सी और बात करेंगे तो शतरंज की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि जो मानक एजेंसी होती है, फिडे शतरंज होता है, बात करते हैं। उसके बाद भारत के पहले जो शतरंज मास्टर बने थे वो बने थे विश्वनाथन आनंद। जी हाँ, विश्वनाथन आनंद जो बने थे वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे शतरंज में। और अगर वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में जो शीर्ष रैंक प्राप्तकर्ता हो गए वो हो चुके हैं अर्जुन एरिगैसो। ठीक है, एरिगैसो जो हैं वो भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि केरल के राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC है। ठीक है, तो स्टेट हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं के रूप में नियुक्त किया गया। तो केरल के राज्य यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, SHRC का पूरा नाम हो जाएगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अगर केरल का राज्य मानवाधिकार आयोग का रूप बात करते हैं तो उस केरल राज्य मानवाधिकार आयोग में इस समय S मणिकुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, S मणिकुमार जो हो केरल मानवाधिकार आयोग के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत, थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करते हैं। हाँ, ये रहा। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL में निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो जो प्रमुख संस्थान होते हैं, ठीक, जो सार्वजनिक प्रमुख संस्थान होते हैं, इनके निदेशक और MD जो होते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हर परीक्षा में लोग करंट से पूछा जाता है, तो ये एक आपका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। अगर RINL की बात करते हैं तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में जो
निदेशक के पद का ग्रहण यह है वो हैं चालुवाड़ी श्री राम वेंकट गोपाल। ठीक है, चालुवाड़ी श्री राम वेंकट गोपाल जी को इसका यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का निदेशक के रूप में इनका चयन किया गया है। महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 1000 MW यानी MW का मतलब होता है मेगावाट, 10,000 है। ठीक है, 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं नवीकरणीय एनर्जी की, तो सबसे पहले थोड़ा सा विस्तार आपको बताते हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसका मतलब ये होता है कि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे थोड़ा सा हट के, ठीक है, उनसे थोड़ा सा हट के, तो उनसे हटके मतलब क्या होता है कि जो परंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे आप पहले क्या होता था, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया है, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सारे जो पेट्रोल हो गया, ये होता है क्या है, ये अपरंपरागत या अनवीकरणीय है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब ये होता है कि जो नवीकरणीय होते हैं उनका संसाधन, उनका उपयोग बार बार या कह सकते हैं यूँ न खत्म होने वाले, और जो अनवीकरणीय होते हैं उनका उपयोग सिर्फ एक बार कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने लकड़ी उठाई तो लकड़ी को एक बार जला लिया, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन जो नवीकरणीय एनर्जी होती है इसीलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इसमें प्रदूषण की जो होती है वो संभावनाएं बहुत कम होती हैं, और अनवीकरणीय जो ऊर्जा होती है उसमें प्रदूषण की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है क्या, इसीलिए नवीकरणीय एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब अगर बात करते हैं नवीकरणीय एनर्जी की, तो जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, पवन ऊर्जा हो गया है, जो टरबाइन आजकल लगाए जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े 2-3 मेगावाट के जो बड़े बड़े टरबाइन लगाए हैं, ये सब इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर यानी कि भविष्य आने वाले टाइम पे आप हम अनवीकरणीय ऊर्जा जैसे पेट्रोलियम के संसाधन कितने सीमित भंडार हैं, उनको हम कितना यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कोयले की, तो कोयला का हम कितना यूज करेंगे भाई, क्योंकि एक सीमित भंडार है उसका पृथ्वी पे ना, उनका अगर हम यूज कर लेते हैं तो कितना यूज कर सकते। इसीलिए आप देख रहे थे पेट्रोलियम की जगह, पेट्रोल डीजल की जगह पे इलेक्ट्रिक कार्स आने शुरू हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इसीलिए आ रही है क्योंकि एक ऑप्शन के रूप में तलाशना अति आवश्यक है। क्योंकि मान लिया अगर कल को ये जो अनवीकरणीय एनर्जी के स्रोत हैं अगर ये ख़त्म होते हैं तो उसकी जगह पे आपके नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं इनको हम सक्षम अगर बनाए रखेंगे तो इनके द्वारा हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और चला सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय वाली ऊर्जा क्षमता वाली जो भारत की पहली कंपनी बन गई वो हो गई अदानी ग्रीन एनर्जी। आप समझ सकते हैं इस समय रिलायंस को पीछे फिलहाल इस समय तो रिलायंस आगे हो गया, लेकिन एक दौर था जब अदानी ग्रुप सबसे आगे निकल रहा था और फिर से उसी गति से बढ़ने की दिशा में बढ़ रहा है। बात करते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की कि हल्दीराम को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क किसने दिया। तो अगर हल्दीराम की बात करते हो तो हल्दीराम जो फास्ट फूड प्रोडक्ट बनाता है आपके, और जैसे नमकीन हो गया, चिप्स हो गए, इस तरह की चीज़ें बनाता है हल्दीराम। अगर इसके बात करते हैं ट्रेडमार्क की, ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क जैसे मान लिया कोई भी चीज़ होती है उसका जो एक चिन्ह होता है, लोगो होता है, ठीक है, उस लोगो को लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं ताकि ये होता है कि मान लीजिए जैसे आपका ब्रांड फेमस हो गया और मान लीजिए उसी चीज़ को कोई और लगा ले तो इससे होता क्या है कि उसको कोई दूसरा नहीं यूज कर सकता, इसीलिए लोग ट्रेडमार्क लेते हैं। एक पहचान का चिन्ह होता है आपके ब्रांड का। तो जो हल्दीराम चिन्ह है इसको हल्दीराम के ट्रेडमार्क को किसने घोषित किया, तो उस हल्दीराम के ट्रेडमार्क को घोषित किया है आपके दिल्ली हाई कोर्ट ने। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने आपके इसका जो हल्दीराम का ट्रेडमार्क है इसको घोषित किया। उसके बाद बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पारंपरिक पोशाक रीग्न पचरा को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है। अगर इसकी बात करते हैं तो जीआई टैग से जैसे स्टार्टिंग में हमने कवर किया था कि जो जीआई टैग होते हैं, जीआई का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, या फिर और ये जो होते हैं स्थानीय रूप से प्रसिद्ध किए जाते हैं। कोई भी चीज़ें होती हैं जो स्थानीय रूप से प्रसिद्ध होती हैं और वो उनको बचाया जा सके, ठीक है, उनको बचाया जा सके और वह वर्तमान में उनकी परंपरा खो रही है फिर वो विलुप्त हो रही है, उनको जीवित रखने के लिए और जो प्रसिद्ध यानी कि जो स्थान विशेष के लिए जो प्रोडक्ट फेमस होते हैं उनके लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो ये जो आपका रिग्नचई पचरा है, रिग्नचई पचरा जो कहाँ का है, तो अगर इसकी बात करते हो तो रिग्नचई पचरा जो आपका होता है वो त्रिपुरा का है। जी हाँ, ये त्रिपुरा का प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, एक प्रकार की ये पोशाक मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिपुरा के रिग्नचई पचरा को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, अगला प्रश्न आपका रहा 56वें राष्ट्रीय खो खो, खो खो लिखा है गलती से, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, टाइपिंग एरर हो गया, ये खो खो है। ठीक है, खो खो
खो खो, ठीक है, ये खो खो लिखा हुआ है। यानी कि 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष वर्ग यानी दोनों का खिताब किसने जीता है? तो जो 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुई, चाहे महिला वर्ग की बात करते चाहे पुरुष वर्ग की, दोनों में ही जो खिताब जीता वो जीता है महाराष्ट्र ने, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप की खो खो जो चैंपियनशिप होती है राष्ट्रीय, हर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, उसका महिला और पुरुष दोनों वर्गों का खिताब आपके महाराष्ट्र ने जीता, ठीक। महाराष्ट्र जो होती है इसकी राजधानी मुंबई होती है और मुंबई को इकोनॉमिकल कैपिटल कहते हैं भारत में, ठीक है। मुंबई जो होती है वो यानी आर्थिक राजधानी भारत की है। इसके पास उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न इकोनॉमिकल सेक्शन जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है यहाँ से पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर रखना। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से आगे बढ़ेगी, यह घोषणा किसने की? यानी कि किस संस्थान या किसका अनुमान है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था होगी वो 7.5% की दर से आगे बढ़ेगी? तो आप समझ सकते हैं कि जो 7.5% रेटिंग का अनुमान लगाया है वो इसमें से आपका जो विश्व बैंक दिया, जी हाँ वर्ल्ड बैंक दिया है। इस वर्ल्ड बैंक ने ये अनुमान जाहिर किया कि जो भारत की विकास दर होगी वो लगभग 7.5% की दर से 2024 में बढ़ती नजर आएगी, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन सारे प्रश्नों का करते हैं ताकि ये हो जाए कि आपको सारे के सारे प्रश्न इसी वक्त इसी क्लास में याद हो जाए। क्विक रिवीजन का यही मतलब होता है। आपको हम टाइम पास करने की आदत मेरी है नहीं, इसीलिए आपको सबसे पहले बताते चलते, ठीक। यानी कि एक बार क्विक रिवीजन करते। भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर गाना लॉन्च किया गया, कहाँ किस फिल्म का? तो इराह का। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि GI टैग 69 GI टैग के साथ पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका ये रहा, भारत के शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बैठ गए हैं? तो अर्जुन एरिगैसो बने हैं। उसके बाद बात करते हैं केरल के राज्य मानवाधिकार आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो S मणि कुमार को नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्विक रिवीजन की। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चालुवाड़ी श्री राम वेंकट गोपाल को। उसके बाद बात करते हैं 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी? तो वो बनी है अदानी ग्रीन एनर्जी। उसके बाद बात करते हैं हल्दीराम को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क दिया गया है। जी हाँ, हल्दीराम को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क किसने घोषित किया? तो वो है दिल्ली हाई कोर्ट। उसके बाद बात करते हैं GI टैग से ही रिलेटेड एक प्रश्न और ये था। उसके बाद बात करते हैं इस प्रश्न की। तो ये प्रश्न आपका ये रहा, ये प्रश्न आपका है पारंपरिक पोशाक रिगनचई पचरा को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य का है? तो त्रिपुरा का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो अगला 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब पुरुष और महिला और दोनों में किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता। उसके बाद बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी वो 7.5% की दर से बढ़ेगी, ये किसका अनुमान है? वो अनुमान है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया सारे प्रश्न हमने करंट अफेयर के किए, उनका क्विक रिवीजन भी किया। इस प्रकार से आपको मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर डेली करंट अफेयर और रोजगार संबंधित जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।